चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। पहुंच रही है कोर्ट की दहलीज तक, ये आप कैसे कह सकते हो नहीं पहुंच रही हैं? आज नहीं पहुंच रही हैं। तमाम विवादास्पद चीजें होती है, प्रतियोगी छात्र कोर्ट जाते हैं, उसमें कोई भाजपा या सपा की बात हो रही है। बात नहीं है। अरे जब भारतीय जनता पार्टी के सुनिए, जब भारतीय जंगल राज पार्टी के नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज की चर्चा पर चलने से पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला जी हैं, भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा मुक्त बोध पालीवाल भाजपा के नेता हैं, भाजपा टीम के सदस्य हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मीडिया विभाग में संरक्षक हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से राधेश्याम है, युवा मोर्चा युवा नेता है समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से अनुपमा शर्मा है, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और खालिद उस्मानी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं जिले के। तो ये कांग्रेस का पैनल है। तरह से एक ये मजबूत पैनल है आज की इस डिबेट के लिए। आज हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी के एक भाषण पर चर्चा करने वाले हैं। प्रयागराज में युवा उत्सव आयोजित किया गया था और उसमें बड़ा ओजस्वी भाषण हुआ है प्रांशुदत्त द्विवेदी का। फरुखाबाद के रहने वाले हैं प्रांशुदत्त द्विवेदी, इसलिए जाहिर है कि हम उनसे हमारा लगाव है। हम उनका भाषण प्रदेश में कहीं हो, हम उस पर गौर करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उसे सुनते हैं, और अगर कोई मतलब की चीज होती है तो उस पर चर्चा करते हैं। उस लंबे भाषण में, उस ओजस्वी भाषण में कुछ चीजें हम लोगों ने रेखांकित की हैं। प्रांशुदत्त द्विवेदी ने अपने भाषण में खासतौर से स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड भारतीय राजनीति का एक अजीब सा पड़ाव है, जहां समाजवादी पार्टी के कुछ लोग पूरा प्लान करके गए थे और बताया जाता है कि वो बहन मायावती की हत्या करना चाहते, हत्या का पूरा प्लान था। और ये सूचना बताते हैं कि उस समय ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे उसी वहीं पर। तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी को ये जानकारी मिली तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी अकेले ही निकल पड़े इस स्टेट गेस्ट हाउस के उस कमरे की ओर जिसमें मायावती। तो ये बताते हैं कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की वजह से ही समाजवादी पार्टी का जो प्लान था वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। मायावती जी सुरक्षित बच गई और उस समय के अखबारों में ये बड़ी सुर्खियां रही थी कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने जान की बाजी लगा करके मायावती को बचाया। और उसके बाद में उस स्टेट गेस्ट हाउस कांड इतिहास की इबारत में दर्ज हो गया। राजनीति में अक्सर उसका जिक्र होता है। पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तब ये याद दिलाया गया था। और उस समय जो मैनपुरी में जो सभा हुई थी, पहली बार ऐसा था कि इतने सालों के बाद में मायावती और मुलायम सिंह यादव एक मंच पर दिखे थे। तो उस स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया है प्रांशुदत्त द्विवेदी ने अपने भाषण में, और जिक्र करते करते ये कहा है कि मायावती ने उस एहसान को भूल गई और जब उनकी मदद के लिए उनके भाई बसपा में गए तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये भी कहा कि उन पर रासुका लगा करके उन्हें 9 महीने तक जेल में रखा गया। और ये उनकी शिकायत है मायावती से। दूसरा जो भगवान परशुराम पर राजनीति चल रही है सपा और बसपा में, उसको लेकर के बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है प्रांशुदत्त द्विवेदी की। और उन्होंने कहा कि हम जिस जनपद से आते हैं, फरुखाबाद की जो बेल्ट है, फरुखाबाद, कन्नौज,
शाहजहाँपुर, एटा और आसपास के जो जनपद है उनको गिनाया है उन्होंने कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मणों का जो परशुराम, भगवान परशुराम के वंशज है, उनका इतनी बड़ी संख्या में खून बहा है, इतनी 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 हत्याएं हुई हैं कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो पूरे भाषण में दो चीजें हमने मुख्य रूप से रेखांकित की हैं और इन दोनों चीजों पर ही हम चर्चा करने वाले। कुछ चीजें हैं जिन्हें हम अपने पैनलिस्ट से साझा करना चाहेंगे, तो जो इनके लिए आगे उपयोगी रहेंगे चर्चा में। एक तो ये कि जिस एहसान का जिक्र किया है प्रांशुदत्त द्विवेदी ने अपने भाषण में, एहसान भी अगर एक बार चुका दिया जाए, एहसान कितनी बार चुकाया जाना चाहिए, इसकी कोई इसका कोई उल्लेख कहीं, इसका कोई तथ्य नहीं मिलता कि एक एहसान का बदला कई बार चुकाया जाए। प्रेमदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद में यहाँ अनिल मिश्रा जी फर्रुखाबाद में उपचुनाव हुआ था, जिसमें आदरणीय प्रभा द्विवेदी जी चुनाव लड़ी थी और उस चुनाव में बसपा ने ये सीट उनके लिए छोड़ दी थी। और यही नहीं, मायावती जी प्रचार करने आई थी प्रभा द्विवेदी जी के लिए। तो ये जो एहसान उतारने की बात है, वो हम तो समझ रहे हैं कि उस चुनाव से प्रभा जी को विधानसभा भेज करके वो एहसान मायावती ने उतार दिया। अब इतने साल के बाद में अगर प्रांशुदत्त द्विवेदी इस बात को कह रहे हैं कि मायावती ने उस एहसान को नहीं, एहसान को भूल गई जो प्रेमदत्त द्विवेदी ने अपनी जान की बाजी लगाकर उनका जीवन बचाया था, उनकी जान बचाई थी, तो अब उसके क्या माने हैं, प्रांशुदत्त द्विवेदी क्या देख रहे हैं। दूसरी एक चीज, ये जो जिक्र किया उन्होंने अपने भाषण में, द्विवेदी जी का जिक्र किया है और पूरा नाम नहीं लिया है द्विवेदी जी का। दूसरे उन्होंने अपने भाई का जिक्र किया है, भाई का भी नाम नहीं लिया है। और ये इसलिए हम रेखांकित करना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम है युवा उत्सव, उसका नाम भी है युवा मोर्चा का कार्यक्रम है और 25-30 साल की उम्र वाले आयु वाले जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत ज्यादा प्रेमदत्त द्विवेदी के बारे में नहीं पता होगा, बहुत ज्यादा जो प्रांशुदत्त द्विवेदी किस भाई की जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में नहीं पता होगा। तो उन्हें इस चीज का उल्लेख करना चाहिए था कि कौन भाई और कौन द्विवेदी जी। दूसरी चीज की इस समय जब 6 महीने 7 महीने बाद चुनाव होने विधानसभा के हैं, तो उस समय ये जो उन्होंने जिक्र किया कि मेरे भाई बसपा में चले गए थे, इसके पीछे क्या कहानी है, ये उनकी सहानुभूति है अपने भाई के प्रति या कुछ और है, ये बात भी उनके बयान से स्पष्ट नहीं है। कि उन्होंने चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, जब ये समय चल रहा है कि लोग दावेदारी कर रहे हैं, टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस समय इस बात का जिक्र क्यों किया कि मेरे भाई बसपा में चले गए थे। और एक लंबा अरसा गुजर भी गया, बसपा से भाजपा में आ गए, भाजपा ने उन्हें टिकट दी, भाजपा से 4.5 साल विधायक भी रह लिए। तो इस मौके पर उन्होंने इस बात का जिक्र क्यों किया कि मेरे भाई बसपा में चले गए थे और मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया। दोनों चीजें थोड़ी सी नेगेटिव हैं कि कोई चला जाए, भाजपा का जो पारिवारिक है स्वरूप उसे छोड़ करके बसपा में चला जाए और वहाँ उसे निकाल दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए, ये भी जिक्र उन्होंने भाषण किया। तो इसके पीछे क्या उनकी सोच हो सकती है, ये हमारे जो पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों के अपनी नज़र से उसको स्पष्ट करेंगे। कि इस समय जब टिकट की बात चल रही है, तो उस समय बसपा में मेजर साहब चले गए थे, उनके भाई चले गए थे, इसका जिक्र करने का मतलब क्या है। और जैसा कि दर्शकों को मालूम ही है कि यही चुनाव जिसमें मेजर सुनील द्विवेदी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था, उस चुनाव में ही प्रांशुदत्त द्विवेदी टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, और टिकट ही नहीं मांग रहे थे। कई बार ऐसे मौके आए जहां बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन की स्थिति आई। रमापति राम त्रिपाठी आए थे, धर्मपाल सिंह जी आए थे पर्यवेक्षक बनके की यात्रा में, तो उस यात्रा में शक्ति प्रदर्शन हुआ था, नारेबाजी हुई थी एक दूसरे के खिलाफ। तो ये तमाम से दृश्य हैं। और अब 4.5 साल बाद राजनीति में उतार चढ़ाव की स्थिति आई है। इस समय प्रांशुदत्त द्विवेदी सुप्रीम स्थिति में है, पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं एक बड़े संगठन के युवा मोर्चा के, जिसके पीछे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं। और जिस कार्यक्रम में उन्होंने भाषण दिया उसमें ही
बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक बड़ा हॉल है, इतना बड़ा कार्यक्रम दिख रहा है, जो उसके फोटोग्राफ्स आए हैं, वीडियोज आए हैं, उससे दिख रहा है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो इस सबके पीछे क्या कारण हो सकते हैं कि उन्होंने इस समय ये जिक्र किया कि मेरे भाई बसपा में चले गए थे और उसके बाद उन्होंने पार्टी से निकाल दिया मायावती ने। ये सब चीजें हैं क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति बिना मतलब के कोई बात नहीं करता। भाषण में अगर तालियां बजवानी है तो बिना मतलब कोई बात नहीं करता। उसके पीछे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। फरुखाबाद से छोड़ करके उन्होंने प्रयागराज में ये भाषण दिया। प्रयागराज में पहुंच करके उन्होंने ये उल्लेख किया कि फरुखाबाद की जो बेल्ट है वहाँ भगवान परशुराम के वंशजों की किस तरह से हत्याएं हुई, बड़ी संख्या में उनका खून बहा, ये सारी चीजें हैं। तो अनिल मिश्रा जी, लंबा हो गया है पूरा संबोधन। अनिल मिश्रा, आपसे शुरू करते हैं, शुरू करिए दिल्ली से, कि ये सब जो प्रांशु दत्त द्विवेदी का भाषण है कि उन्होंने अपने भाई का नाम नहीं लिया और भाई का नाम न लेने के साथ साथ जिक्र किया कि वो बसपा में चले गए थे, उसके बाद में कहा कि उन्हें मायावती ने निकाल दिया। ये सब चीज़ों के पीछे क्या मतलब हो सकता है? और एहसान जो मैंने जिक्र किया, हम तो जो समझ रहे हैं कि एहसान उन्होंने फरुखाबाद से प्रभा द्विवेदी जी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा, प्रचार करने आई, उन्हें जिताया, उन्हें विधानसभा में पहुंचाया, तो ये एहसान तो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मायावती ने उतारने की कोशिश की। अब इतने साल बाद क्यों याद आ रहा है कि एहसान ने उतारा? क्या क्या सारे चीजों, इन सारे पूरे भाषण के क्या माने गए? अनिल साहब। शेखर जी, सबसे पहले जो है वो अपने ये मुद्दे पे आने के भी पहले, क्योंकि बयान प्रयागराज में दिया गया देश के किसी और जिले में, और बयान देने वाले भी प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हैं, मैं सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जितने भी हमारे ब्राह्मण नेता हैं, उन सबको कम से कम विपक्षी दलों का इतना तो आभार व्यक्त करना ही चाहिए कि हमने आवाज उठाई और बड़े आंकड़ों के साथ आवाज उठाई और फिर हमने बताया कि देखो क्या हो रहा है ब्राह्मणों के साथ में, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक वैचारिक क्रांति थोड़ी सी नजर आई, और उसी संदर्भ में कम से कम भविष्य में, आने वाले भविष्य में जो भी लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी हो सकते थे, या माननीय गलराज मिश्र जी हो सकते थे, या माननीय मुरली मनोहर जोशी जी हो सकते थे, या अटल बिहारी वाजपेयी जी के जैसी अजीमुल शान शख्सियत के नाम के साथ का जो परिवार था, कम से कम वो रुका। तो इसके लिए जो है वो कम से कम मैं महसूस करूंगा कि भाई आलोक जी और वो इस पे न कहें विकास भाई, लेकिन कम से कम मन में तो धन्यवाद देंगे कि चलो भाई विपक्षी दलों ने अच्छी आवाज उठाई। जहां तक प्रांशु दत्त द्विवेदी की बात है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नौजवान नेताओं में प्रांशु दत्त द्विवेदी बहुत ही गंभीरता के साथ में बयान देते हैं, बड़ा कैलकुलेटेड, जो अभी तक का उनका अपना एक इतिहास रहा है, और निगाह ये रखे रहते हैं कि किस वक्त के ऊपर हमको पार्टी के अंदर भी क्या क्या कदम उठाने चाहिए, और बयान दिया गया है प्रांशु दत्त द्विवेदी जी के द्वारा। अब अगर मानो तो गंगा माँ है और ना मानो तो बहता पानी। अगर कहीं इस बयान को, अगर कहीं राजनीतिक संदर्भ में जो है उसको देखने की बात की जाए, तो नेपथ्य के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक निहितार्थ बहुत से छुपे हो सकते हैं। मैं सहमत हूं आपकी बात से कि आखिर क्या बात है कि वो मायावती कांड का उल्लेख, प्रेमदत्त द्विवेदी जी की शहादत का वो उल्लेख तो था ही, और मैं इसी में सामूहिक तौर के ऊपर एक बात और कहता हूँ कि जिससे कोई इनकार नहीं कर पाएगा, उस वक्त पे राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा हुई थी कि क्योंकि माननीय ब्रह्मदत्त जी द्विवेदी, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त जी द्विवेदी जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे और उनको वहां पे समर्थन मिल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं का भी नाम उस वक्त पे उछला था, और ये कहा गया था कि इनका भी इसके पीछे हाथ हो सकता है। लेकिन वो कांड हुए, ये 90 जो है दशक की बात है, और आज जो है वो 2021 चल रहा है। इस वक्त के ऊपर ये बात उठनी, और साथ में ये भी बात उठनी कि उनके भाई जो है वो अपने चले गए थे बसपा में, मायावती जी ने जो है कोई एहसान नहीं माना, उनको निकाल दिया। तो ये इनोसेंट जो है वो अपने एक जो है जिसे कहना चाहिए स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मैं समझता हूँ कि जबकि कोई गंभीर राजनीतिक व्यक्ति जो है बयान देता है अगर, तो उसके पीछे का निहितार्थ जरूर होता है। पिछली दफे प्रांशु दत्त द्विवेदी जी ने भी टिकट मांगी थी और मेजर सुनील जी ने भी टिकट मांगी थी। आपने स्वयं बताया रमापति राम जी आए थे, धर्मपाल जी आए थे, और उस वक्त के ऊपर काफी शोर शराबा हुआ था। ये अलग बात है कि उसके बाद मेजर सुनील जी को टिकट मिल गई थी। तब से अभी तक जो है 4.5 साल गुजर चुके हैं।
लेकिन 4.5 साल में आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम निगाह डालते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रांशु दत्त द्विवेदी जो है वो ज्यादा मजबूत हुए हैं। इधर ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव ले लिया जाए, अहमदाबाद वाला ब्लॉक प्रमुखी के ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भी मेजर साहब अकेले अलग थलग पड़े रह गए हैं। तो इन परिस्थितियों में तो मैं समझता हूं कि साफ तौर पे ये बयान है कि जिससे कि ये याद दिलाई जा रही है कि कौन विधायक हुआ और उसके पहले कौन बसपा में चला गया था। लेकिन हमारा कैरेक्टर बिल्कुल बेदाग है, हम जहाँ थे वहीं हैं, हम जेल में भी रहे। और एक बात और याद दिला दें, सपा शासन काल में ही वो मुकदमा वापस हुआ था, ये भी हुआ था उसके बाद। तो इसलिए ये बयान जो है बड़ा राजनीतिक निहितार्थ रखता है, जो आने वाले भविष्य में मालूम पड़ेगा कि क्या है। खालिद बोलो भाई, कांग्रेस आपने जो माननीय मोर्चा प्रशांत द्विवेदी जी का बयान जो आया है उसको से ये सिद्ध होता है कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी ब्राह्मणों को लेके, और ये भी है इसे भी कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति गैर ब्राह्मणों के सफल नहीं हो सकती। तो तीनों पार्टियां आप देख रही हैं कि ये ब्राह्मण अपने घर वापसी कर रहा है, तो इनके तीनों लोगों के घर बेचैनी सी मची हुई। जिस का जिक्र किया उस कांड को करीब करीब मैं समझता हूँ लंबा एक अरसा गुजर गया। उसके बाद 7 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मणों ने पूर्ण रूप से समर्थन दिया उस कांड के बाद। और उसी दरमियान माननीय विधायक जी बसपा भारतीय जनता पार्टी छोड़ने में शामिल हुए। तो एहसान नहीं किए, मदद करने नहीं, बल्कि सत्ता की जो है मलाई खाने के लिए गए, क्योंकि उस टाइम बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो एक विचारधारा लड़ रही थी बहुजन समाजवादी पार्टी से। माननीय विजय सिंह कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तो ये सब मिलके उनको चुनाव हराने के लिए सब एक हो गए, तो ये मदद करने नहीं गए। और प्रांशु दत्त द्विवेदी जी ने एक अपनी बात कही कि हम 9 महीने जेल में रहे और एक हमारे ऊपर रासुका लगी, तो वही रासुका का मुकदमा समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में वापस लिया गया। तो ये सब बातें मिला जुला के सब एक जगह इकट्ठा होती हैं और ये सारी ताकतें मिलके कांग्रेस से लड़ना चाहती हैं। तो ये ब्राह्मण समाज वापसी कर रहा है, इसीलिए इनके 3 पार्टियों में बेचैनी सी पैदा हो गई। चलिए ठीक है, अनुपमा जी बोलिए जल्दी से। जी, प्रांशु दत्त द्विवेदी जी अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं युवा मोर्चा भाजपा के, और प्रयागराज में वो भाषण देते हैं कि इनके फर्रुखाबाद क्षेत्र में, फर्रुखाबाद बेल्ट में जो है ब्राह्मणों की हत्याएं बहुत हो रही हैं। तो नंबर 1 तो मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, यहाँ जो बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता, वो प्रियांशु जी की तरफ से अगर जवाब दे पाए कि जो ब्राह्मणों की हत्याएं फर्रुखाबाद बेल्ट में हुई है, वो हुई तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में है, जिनको प्रियांशु जी ने कहीं ना कहीं ब्राह्मण सिद्ध करने की कोशिश की है। तो यहाँ मैं फिर अपनी बात दोहराती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ब्राह्मण नहीं है। और खुशी दुबे के बारे में ये क्या कहते हैं? और रही बात इनकी बहुत ज्यादा भाषण देने की या अपने को बहुत क्या कहते हैं मार्टियर सिद्ध करने की, कि इन्होंने जो है बड़ा दुखद क्षण झेले हैं और रासुका लगी और 9 महीने जेल में रहे, और इनका भाई तो भाग गया था भाजपा छोड़ के और आज भाजपा से टिकट लेके जीता बैठा है। और जहां तक कि आप सभी ने ये बात बोली है कि इन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है कि प्रियांशु जी ने खाली शक्ति प्रदर्शन ही नहीं किया था सुनील दत्त द्विवेदी जी के खिलाफ, वरन इन्होंने स्पष्ट रूप से उनका विरोध भी किया था, और स्पष्ट शब्दों में विरोध किया था। हम मोहल्लों में भी किया था, घरों में भी किया था, और ये उनके विरोध में खड़े थे। तो आज कहीं ना कहीं शायद ये अपने टिकट की बात भी कर रहे हैं
और बाकी फर्रुखाबाद बेल्ट की हत्या की बात करें, बड़ा अजीब लगा मुझे प्रियांशु जी की जनरल नॉलेज है या घनघोर राजनीति है। प्रयागराज में खड़े होके ब्राह्मणों का हत्या का विरोध करने वाले प्रियांशु दत्त द्विवेदी ये भूल गए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो है शपथ लेते ही दूसरे दिन हरिशंकर तिवारी जी की 93-94 साल की उम्र में पूरी रात घर के बाहर खड़ा रखा था, क्योंकि उनके घर में एक ऐसा अपराधी घुसा हुआ था जो पिछले 6 साल से जेल में था, जिसकी जानकारी पुलिस को सुबह हुई। और आप प्रयागराज में वहां खड़े होके पूर्वांचल के ब्राह्मणों की, जहां पूर्वांचल में पिछले लॉकडाउन में 400 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्याएं की गई हैं, जिनमें कई नाम सामने हैं, कमलेश तिवारी जी जो बेचारे मरते मर गए और इनसे सहायता मांगते रहे, लेकिन इन्होंने उनकी सहायता नहीं की। और अगर ये अपने बेल्ट की भी बात करते हैं तो खुशी दुबे का जवाब देना, या केवल बहन मायावती जी जो कि भाजपा की बी पार्टी है, उस बहन मायावती जी, क्योंकि वो बहन मायावती जी ने अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन किया तो इन्होंने ब्राह्मण संबंधी भाषण जो है वो प्रयागराज में दे दिया। तो इतनी तुच्ची राजनीति है ब्राह्मणों की करने की, प्रदेश का ब्राह्मण भी जानता है कि उसकी हत्याएं किस शासनकाल में हुई हैं। सपा बसपा ने भी की है और भाजपा ने भी बराबर से की है, कोई पीछे नहीं है। और इस समय तो वर्तमान काल में भाजपा में जितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है उससे ज्यादा आज तक कभी किसी पार्टी के शासनकाल में नहीं हुई है। राजेश बोलो। हम हमने कहा जो आज का विषय है, प्रियांशु दत्त जी के पूरे भाषण पे चर्चा हो रही है। प्रियांशु दत्त जी ने अपना भाषण जो किया है, उन्होंने उसमें जिक्र किया कि स्वर्गीय द्विवेदी जी ने मायावती जी की जान बचाई थी सफाई गुंडों से। ब्राह्मणों का खून बहा है फर्रुखाबाद एटा की बेल्ट में। मायावती जी ने हमारे ऊपर रास्ता लगाई और उनके भाषण की वो बॉडी लैंग्वेज भी देखिए। मेरी जहां तक याददाश्त है, मेरा ख्याल है शायद मेजर साहब से प्रियांशु दत्त छोटे हैं। वो जो भाषण कह रहे हैं, उस भाषण में उन्होंने ये कहा कि मेरा भाई बसपा में चला गया था। मतलब ऐसा लग रहा भाई कुछ है ही नहीं। मतलब वो चुने हुए माननीय विधायक हैं, 4-5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य हैं और उम्र में बड़े हैं। और उसके बाद भी संस्कारी पार्टी के युवा मोर्चा के मेरा भाई चला गया था बसपा में। उसके बाद ब्रह्मदत्त जी का नाम नहीं लिया, सुनील दत्त जी का नाम नहीं लिया। अच्छा, परिवारवाद तो सिर्फ समाजवादी पार्टी में है, उसका तो लिखा पढ़ी में टेंडर है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, बाकी कोई नहीं है। यानी कांग्रेस भी है। मतलब ब्रह्मदत्त जी के नाम को भुनाने की कोशिश पूरा परिवार वर्षों से कर रहा है। ब्रह्मदत्त जी का नाम फिर प्रभा द्विवेदी जी ने उसको प्रयोग किया, सुनील दत्त जी ने किया, प्रियांशु दत्त जी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो भी उनके परिवार में जो लोग हैं उनकी पहचान तो यही है कि ये उनके भाई है, उनके भतीजे हैं। शक्ति प्रदर्शन इन लोगों ने किया था उनके अपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने टिकट लेते समय 2017 के चुनाव में। तो ये तो जग जाहिर है कि ये दोनों लोग आपस में ही एक दूसरे के विरोधी हैं। और कहीं न कहीं निश्चित तौर पर टिकट के वितरण के समय, ये टिकट वितरण का समय है एक तरह से, ऐसे समय पर प्रियांशु दत्त द्वारा ये याद दिलाया जाना कि बसपा में चले गए थे, यानी मेजर साहब की पार्टी के प्रति जो समर्पण भाव है उस पर प्रश्न चिन्ह स्वयं प्रियांशु दत्त द्विवेदी जी ने लगाया है कि ये पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है, इनका अगर मतलब नहीं होगा तो ये पार्टी छोड़ भी जाएंगे, और पहले भी ऐसा कर चुके हैं, इसलिए वो याद दिला रहे हैं। रही बात कि मायावती ने एहसान नहीं उतारा, मेरे ख्याल से तो उस घटना के बाद ब्रह्मदत्त जी के खिलाफ प्रत्याशी कभी नहीं उतारा गया, प्रभा द्विवेदी जी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा गया बसपा द्वारा, उनका प्रचार प्रसार किया गया बसपा द्वारा। उसके बाद में जो ये कहा है कि सपा बसपा के समय में ब्राह्मणों का बड़ा उत्पीड़न हुआ, अब सपा के समय में कितना ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ इसके तो स्वयं जीते जागते उदाहरण प्रियांशु दत्त द्विवेदी हैं, जो रासुका में जेल काट के आए, और समाजवादी पार्टी का कितना बड़ा दिल है इसका जीता जागता उदाहरण स्वयं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हुए भी समाजवादी पार्टी की सरकार में उन पर जो राजनीतिक तौर पर राजनीतिक विरोध की वजह से जो झूठा एक मुकदमा लगा था, देशद्रोह जैसे कानून के समान कानून था, वो मुकदमा समाजवादी पार्टी की सरकार में वापस लिया गया। तो कहाँ उत्पीड़न हो रहा था भैया ब्राह्मणों का? और अगर उत्पीड़न हो रहा है
या हुआ था, नहीं हुआ था, तो कितनी जगह आप गए, कितनी जगह आपने प्रदर्शन किया, कितनी जगह आप विरोध में खड़े हुए उन चीजों के, वो भी तो चीजें निकल के सामने आए कम से कम। ठीक तो है, कहीं ना कहीं ठीक है। पालीवाल जी कैमरा घुमाओ जल्दी से, कैमरा उल्टा है, जल्दी से घुमाओ, फिर बोलो। पालीवाल जी आवाज आ रही है? कैमरा आपका थोड़ा घुमाओ 90 अंश पे, जल्दी से। अच्छा हाँ, जल्दी जल्दी करो भाई, टाइम नहीं। जी। कैमरा घुमाओ 90 डिग्री पे। आलोक जी बोलिए आप तब तक, कैमरा घुमा के सही करो जल्दी से। देखिए आलोक शेखर जी, भाई, कैमरा सही नहीं हो रहा है। प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है। ये जो बरसात का मौसम भी चल रहा है, कुछ देखा होगा इस समय बरसात के मौसम में बहुत सारे नए नए प्रजाति के मेढक निकल के आते हैं जो पीले पीले होते, बहुत टर 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 करते हैं। राणा टिगराइना, हाँ, राणा टिगरीना। मैं नाम ले दूं उनका, और बड़ा गौर से देखिएगा, मतलब सब आप ही के उसमें ज्यादा मिल रहे हैं आजकल। हाँ, कुछ कुछ इसी प्रकार का रंग बदलने में एक माहिर नया हैं। तो आप देख लीजिए कि 5 वर्ष तक ये कहीं पर भी इनको कोई भी सम्मेलन याद नहीं आया। जैसे चुनाव आया वैसे कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई निषाद सम्मेलन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है कि हमें प्रदेश के विकास का सम्मेलन करना है, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो कि बसपा का नारा था, उसको हम सब लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नारा उन्होंने दिया था लेकिन हम उसको सही तरीके से लागू कर रहे हैं। रही बात हमारे प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जो अभी अनुपमा जी कह रही थी कि ब्राह्मणों का जो कत्लेआम हुआ है, अनुपमा जी मैं आपको बता दूं कि त्रेता काल की चर्चा, जब परशुराम की चर्चा चल रही थी, उस त्रेता युग की चर्चा थी। उस समय ना बीजेपी की गवर्नमेंट थी ना सपा की गवर्नमेंट थी। वो त्रेता युग का समय था जब परशुराम जी की वो परिस्थिति थी। रही बात भारतीय जनता पार्टी, फर्रुखाबाद बेल्ट की बात की थी उन्होंने। हाँ, तो फर्रुखाबाद बेल्ट आपको पता होगा कि शाहजहांपुर के बगल में जो जलालाबाद पड़ता है, परशुराम जी वहीं पैदा हुए थे। जी जी। हाँ, तो कहाँ की बेल्ट की बात करेंगे? तो खुशी दुबे के मैं तो मर्डर की बात कर रही हूँ, उत्पीड़न की बात कर रही हूँ ना। खुशी दुबे के उत्पीड़न की बात तो बचपा में नहीं हुई ना। उस समय ना भाजपा थी, पहला कैलेंडर दीजिए। उस समय ना भाजपा थी, ना सपा थी, ना बसपा थी। ठीक है, वो त्रेता युग का समय था, उस संदर्भ चर्चा की। और रही बात मायावती की, मायावती को सभी लोग जानते हैं। उस समय एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार वाला। जनता देख रही है, जनता समझ रही है, शायद अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। ब्राह्मण बहुत समझदार है। रही बात मायावती के और गेस्ट हाउस कांड वाली, तो समाजवादियों का चरित्र जो है वो मायावती प्रकरण से उजागर होता है, ये भी प्रदेश की जनता देख रही है। और मायावती के बारे में कहा जाए तो हम एक बार कानपुर गए थे, तो उसमें हमने एक ठग्गू के लड्डू पढ़ा था, देखा था, एक बोर्ड लगा था, उसमें एक स्लोगन लिखा था कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। मायावती का अगर आप पूरा चरित्र देखें तो शायद इसी से भरा हुआ है। तो प्रदेश की जनता ये भी देख रही है, इसीलिए प्रदेश की जनता ने इन दोनों पार्टियों को किनारे लगा दिया है। और कांग्रेस आज ब्राह्मणों की बात कर रही है। अरे कांग्रेस के तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो कहा था कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है, कहा था ना। दूसरी बात ये, जो आपके प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो ब्राह्मण ये भी तो देख रहा, सभी हिंदू जनमानस इस बात को देख रहा है, और आने वाले चुनाव में इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से देने वाला है। धैर्य रखिए, आप चाहे कितना भी ब्राह्मण सम्मेलन, कायस्थ सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन कर लीजिए, ये कहीं जाने वाला नहीं है। हम सब लोग सर्व समाज का हित का सम्मेलन कर रहे हैं और उसी में निरंतर लगे हुए हैं पूरे। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपके विषय पे आना चाहता हूँ, जहां तक प्रांशु दत्त द्विवेदी जी के बयान का विषय है। प्रांशु दत्त द्विवेदी जी बड़े समझदार नेता हैं, पुराने नेता हैं,
चीजों को उन्होंने जो लोकल का विषय रहा होगा शायद उसको संज्ञान में लेके उन्होंने कोई विषय कहा होगा। बाकी नाम लेना ना लेना ये सिक्के के दो पहलू हैं, आधा ग्लास भरा और आधा खाली। नाम ना लेकर भी उन्होंने सारी चीजें आपसे कह दी हैं, बता दी हैं। तो नाम ना लेना, और स्वर्गीय द्विवेदी जी को पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता स्वर्गीय द्विवेदी जी को जानता है, क्योंकि उनके आदर्शों और मूल्यों पर ही वाली पार्टी है। दूसरी चीज मैं जहां तक बता दूं, उनके पार्टी छोड़ने की बात को जिस तरीके से हमारे विरोधी साथियों ने, समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने जिस तरीके से हाईलाइट किया है, मैं उन्हें केवल एक शब्द में एक बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी ने अपने पुत्र धर्म का पालन किया था, और उस पुत्र धर्म के पालन के निहितार्थ ही उन्होंने जो निर्णय उस समय किया था वो पुत्र धर्म के हिसाब से उन्होंने निर्णय किया था। मगर वो नहीं जानते थे कि बहन मायावती जी हैं, वो मौका परस्त राजनीति में बहुत विश्वास रखती हैं, वो मौके के हिसाब से राजनीति करती हैं। तो उन्होंने मौके के हिसाब से अपनी राजनीतिक रंग बदलने का काम किया। लेकिन खैर, वो पुत्र धर्म का एक विषय है, और पुत्र धर्म के विषय को राजनीतिक आने जाने से ना जोड़ा जाए, वरना ऐसे लोगों की बड़ी लंबी फहरिस्त है जो कपड़ों से भी जल्दी राजनीतिक दल बदल लिया करते हैं। और आदरणीय मेजर साहब तो 2017 का चुनाव बीजेपी से ही लड़के हारे हैं। आप ये भी समझिए, बीजेपी से ही लड़के 2017 का चुनाव हारे हैं, और 2012 का चुनाव, 2017 के चुनाव में उन्हें विजयश्री इसी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे हासिल हुई है। तो वो एक अलग विषय था। मुझे लगता है पूरे देश, पूरे प्रदेश के आम जनमानस, ब्राह्मण, सारा ब्राह्मण वर्ग ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि स्वर्गीय मेजर साहब ने, वो आदरणीय मेजर साहब ने जो निर्णय किया वो उनके पुत्र धर्म का पालन था। और जिस वजह से आप भी जानते हैं कि वो क्या परिस्थितियां थी जो उन्हें ऐसा कठोर निर्णय लेना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि पुत्र धर्म निभाना भी उनका ही कर्तव्य था, तो उन्होंने उस पुत्र धर्म का मेजर साहब ने पालन किया। दूसरा, मैं समाजवादी पार्टी से बड़ा हैरान और परेशान हूं। जब भी बेल्ट की बात आती है तो समाजवादी पार्टी के अत्याचार भूलकर कांग्रेस की आदत है कि उन्हें आज भी गठबंधन की आस दिखाई देती है तो उन्हें भाजपा नजर आती है। वो भूल जाती हैं कि इटावा में एक मामूली से विवाद पर ब्राह्मण परिवार की महिलाओं तक को काला मुंह करके इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे गांव में घुमाया गया था, पूरे गांव में उसे घुमाया गया था। और उसके बाद ये मुद्दा, जब सबसे हैरत की बात एडिटर महोदय समझिए, जब ये मुद्दा विधानसभा में उठा तो तथाकथित युवराज, समाजवादी पार्टी के तथाकथित युवराज महाराज, जो भी कहिए उन्हें, अखिलेश यादव जी ने जानते हैं क्या कहा था? ऐसी छोटी मोटी वारदातें होती रहती हैं, तो दिखाता है कि ब्राह्मण उनके लिए वोट बैंक है, ब्राह्मण उनके लिए इसके अलावा कुछ है नहीं। दूसरा, कांग्रेस और सपा और बसपा ने हमेशा जाति वर्ग की राजनीति की है, चाहे राम को ठाकुर समझा हो, चाहे कृष्ण को यादव समझा हो, और चाहे परशुराम को ब्राह्मण की संज्ञा दी हो। लेकिन मुझे लगता है ये सारे दल एक बात बहुत अच्छे से भूल जाते हैं कि ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा है, ब्राह्मण जन्म से राष्ट्रवादी है, समाजवाद, समाज के साथ चलने वाला है, समाज को साथ लेकर के चलने वाला है। जातिवादी दलों की समाजवादी है, जातिवादी समाजवादी है, यही नहीं। कारण ये परिवारवादी पे भी अगर सुनने का मुद्दा हो तो सुनिएगा, कोई बात नहीं। आप समाजवादी ज्यादा मुद्दा है, 70 साल से सुन रहा हूँ, सुनाने का भी मादा है और सुनने का भी है। समय पर खत्म हो रहा है भाई, करें, आप समय ना व्यर्थ करो विकास, इसी बात में तो मेरा मतभेद होता है। बाकी सब चीजें अपनी जगह है, सुनने का मादा बहुत है और सुनाने का भी बहुत है। तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण के विषय में ये स्थिति स्पष्ट है कि ब्राह्मण जातिवादी नहीं है, ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, और उसे मालूम है कि आज राष्ट्र की चिंता करने वाला कौन है, कौन नहीं। अखिलेश जी मुझे ये बता दें, एक सवाल मेरा और है कि कितनी भर्तियां, सिपाही की जो भर्ती हुई थी उसमें कितने ब्राह्मण लगाए थे अखिलेश यादव ने? ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। पूरा अखिलेश जी नहीं आने के, अखिलेश जी की बात करते हैं। अरे पूरे भाषण में एक मिनट फिर लगे हम, पूरा जब कोई खबर तब बनती है जब कोई चीज लाइन से हटकर होती है, लीक से हटकर होती है ना। बीच जब तक किसी भाषण में, उस भाषण में ये बात है और यही मुद्दा हमने उठाया है
कि उस चीज को मेजर सुनील दत्त द्विवेदी उनके भाई बसपा में चले गए थे, इस चीज को अगर इस समय उठाया जा रहा है चुनावी सीजन में, जब टिकट बंटने का मामला है, लोग आवेदन कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, तब जरूर उसके कुछ ना कुछ राजनीतिक अर्थ निकाले जाने चाहिए। और यही खबर है कि इस समय उस बयान के, उस भाषण के मतलब क्या है, यही खबर है। और इसी वजह से उस भाषण के इस अंश को इस बुलेटिन के डिबेट का विषय बनाया गया है। तो कोई अनायास नहीं है, कोई समाजवादी पार्टी के नेता ने ये बात नहीं उठाई कि कोई मेजर सुनील दत्त द्विवेदी बसपा में चले गए थे, कोई कांग्रेस के नेता ने नहीं, अजय सिंह लल्लू ने इस बात नहीं उठाई कि वो बसपा में चले गए थे। वो बात प्रांशु दत्त द्विवेदी ने उठाई है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। उन्होंने ये बात कही है, रही है, आवेदन किए जा रहे हैं, दावेदारी की जा रही है, तब उन्होंने ये बात कही है कि मेरे भाई बसपा में चले गए थे और उन्हें निकाला गया था। दोनों चीजें कहने की बात सीधी है। और कोई बात जब कही जाती है तो उसके कहने का तरीका भी यही होता है। हाँ बोलिए, कितना बोलना। देखिए शेखर भाई, आदरणीय विकास जी ने आपका हो चुका भाई, आपका हो चुका। हाँ पहले सुनिए। हाँ बोलिए जल्दी, बहुत टाइम कम है। हाँ विकास पांडे जी ने उस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो किस संदर्भ में, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, बोला गया। तो मैंने आपको एक उदाहरण बता दिया था कि वही ठग्गू के लड्डू वाला उदाहरण। बोल देंगे तो डिबेट यहीं खत्म हो जाएगी ना, तो सुनिए ना पहले दो विपक्षी दोनों को, आप बाद में बोलिए जो आपको बोलना। हाँ आप बोलिए जल्दी से। देखिए मैं संक्षेप में एक बात कह दूं, बात हुई है हत्याओं की और बात हुई है खून से धरती लाल होने की। मैं गिनाऊं, पूरा का पूरा प्रदेश हत्या प्रदेश हो गया है। रायबरेली के ऊंचा हार में जो है पूरा परिवार जिंदा जला दिया गया, नौजवान। झांसी में आपका क्या हुआ, पंडित जगदीश दुबे का परिवार जिंदा जला दिया गया। आपका श्यामली में क्या हुआ, श्यामली में जो है भजन गायक का पूरा परिवार जिंदा जलाया गया। इस तरीके की हत्याएं हुई है, पूरा का पूरा परिवार जिंदा जला है। प्रयागराज में जहां पे ये भाषण दिया गया है, प्रयागराज में 2 घटनाएं हुई नृशंस, पूरे के पूरे परिवार को ठोक दिया गया उठा करके। हत्या प्रदेश में अगर गिनाऊंगा तो कम से कम 2 घंटे जो है अपने नाम गिनाता जाऊंगा। हर जिले में जो है क्या क्या हुआ है ये सब सामने आ जाएगा। देखिए हमारे भाई विकास जी ने गुनाह किया है कि आपकी पार्टी ने भाजपा और संघ नेताओं पर मुकदमा वापस लिया। इसके पीछे क्या राज है? कौन से संबंध है आपकी पार्टी के नेताओं के? क्या संबंध? आवाज कट रही जरा सी। कोई राज नहीं है। मैं एक बात बता दूं, उस वक्त के ऊपर जो है वैधानिक प्रक्रिया के तहत देखा गया और देखने के बाद में जो भी इंसाफ की बात हो सकती थी वो की गई। हम नाइंसाफी नहीं करते हैं, चाहे किसी जो है राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो। अगर हमें लगता है कि इसके संग जो है न्याय होना चाहिए तो वो अपना न्याय के कदम उठाया जाता है। हमारी निगाह में नहीं होता ये समाजवादी है तो इनको जेल भेज दो, हमारी निगाह में नहीं होता समाजवादी नामांकन है। आपका एजेंडा ही भाजपा के खिलाफ है, तो उसके बाद में कौन से रिश्ते हैं जिसकी वजह से मुकदमा वापस लिया गया? जो अगर मतलब जो है 10 लोग हैं कहीं पे और उसके बाद कहीं पे निर्दोष हैं और उसके बाद आवश्यकता है अगर कहीं पे न्याय की तो वो न्याय दिया गया। तो कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ रिश्ते हैं, कुछ ना कुछ रिश्ते हैं। 1 मिनट हम भी बोलना चाहेंगे, 1 मिनट हम भी बोलना चाहेंगे। हाँ बताइए, ठीक आगे। अरे 1 मिनट हम भी बोलना चाहेंगे, 1 मिनट हम भी बोलना चाहेंगे। हाँ भाजपा की तरफ से बात निकल के आई है कि विपक्षी टर मेढक की तरह बरसात की मेढक। जी हाँ ठीक है। हाँ बोलो जल्दी। हाँ आगे। हाँ हमने कहा विपक्ष की तरफ से बात निकल के आई है कि विपक्ष के लोग जो हैं वो बरसाती मेढक की तरह टर करते हैं चुनाव के समय। तो इनको विपक्ष मेढक नजर आता है। ये सत्ता के मद में इतने मदान हो गए, इनको विपक्ष मेढक नजर आ रहा है। उसके बाद भाजपा की तरफ से बात निकल के आई है कि विपक्षी लोग मेजर साहब की पार्टी बदलने की बात हाईलाइट कर रहे हैं। तो विपक्षी लोग तो नहीं कर रहे हैं, ये तो बात प्रांशु दत्त द्विवेदी स्वयं हाईलाइट कर रहे हैं। विपक्षियों ने कहा किया, उन्होंने किया तब हम लोग उस पर बहस कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि परशुराम को ब्राह्मण मान लिया, राम को ठाकुर मान लिया, यादव मान लिया। अरे भाई, प्रांशु दत्त द्विवेदी स्वयं कह रहे हैं कि हम लोग परशुराम के वंशज हैं और परशुराम के वंशज कभी ये नादानी नहीं कर सकते। मतलब वो स्वयं कह रहे हैं परशुराम ब्राह्मण थे और हम उनके वंशज हैं। उन्होंने खुद प्रमाणित किया, हमने थोड़ी किया। उसके बाद उन्होंने एक सवाल उठाया है भाजपा ने कि सपा की सरकार में कितने ब्राह्मण सिपाही बने, कितने ब्राह्मण दरोगा बने। किसी की भी सरकार हो मान्यवर, आज आपकी सरकार है, क्या आपके हाथ में ये पावर है कि किसी भी व्यक्ति को आप सिपाही या दरोगा बना सकते हो?
भाई सिपाही दरोगा की जब भर्ती होती है तो वहां एक पुलिस विभाग का पैनल बैठता है, उनकी अपनी एक सीमा रेखाएं होती हैं, उनके पैमाने पे जो खरा उतरता है वो दरोगा सिपाही बनता है। उसमें कई ठीक है, जाति ठीक है, क्या हाँ, नाम की आप विकास बोलना पांडे नहीं हो। तुम सिपाही हो गए, जी तो ये तो जी बात नहीं हो पाती एक ना। जी मिनट, भाई साहब, भाई एक किसी मिनट, की हाँ, जल्दी से। जात देख बोलो खालिद। किसी की जात जी देख के जी किसी को सिपाही बनाया जाता है क्या? हाँ बोलो जल्दी जी बोलो। जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात निकल के आई है, मैं जो विषय था आज प्रियांशु दत्त द्विवेदी जी का कि मेजर साहब बसपा में चले गए थे हमारे भाई, बस उस विषय से हटके उस विषय पे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उस विषय को बिल्कुल जवाब से किनारा कर गए, दूसरे रास्ते पे चले गए, उस विषय पे इन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, ये बात करें कि कांग्रेस का तो ये इतिहास, कांग्रेस ने कभी जातवाद की पार्टी राजनीति नहीं करी। कांग्रेस सम्मेलन कौन करा रहा? सपा करा रही, बसपा करा रही, भाजपा करा रही, कांग्रेस कोई सम्मेलन नहीं करा रही, किसी जात का सम्मेलन नहीं, क्योंकि कांग्रेस एक ठीक है, गुलदस्ता है और हाँ, उसमें तो सभी जल्दी से। फूल खिले हैं। बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ खालिद तुम आपसे खुद किसानों कि का सम्मेलन करा रही है, कांग्रेस कहीं पे नहीं ब्राह्मणों नहीं, का कांग्रेस सम्मेलन हो रहा है, ब्राह्मणों का सम्मेलन यहाँ भी हो रहा है, और रही बात इसमें बहुत से कि लोग और पार्टी होने की, तो कांग्रेस में सबसे ज्यादा ब्राह्मण हमेशा से रहे हैं। और दूसरी बात, प्रियांशु दत्त द्विवेदी जी ने जो कहा है सिर्फ उसी बात को यहाँ पे व्याख्यात किया गया है, और आलोक बिहारी जी ने मेरे कमेंट को करके उसको खारिज करने की कोशिश की थी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रियांशु दत्त द्विवेदी जी का पूरा भाषण शायद आपने सुना नहीं है, और जिन्होंने सुना होगा वो ब्राह्मण अच्छे से समझ गए होंगे उन्होंने क्या कहा है, और ब्राह्मण विरोध में कहा है कि सही कहा है। वो परशुराम जी से, योगी आदित्यनाथ जी से आराम से उन्होंने एक लीग बनाने की कोशिश की है, जिसको मैंने स्पष्ट चलिए आलोक जी, प्रेम से मेजर जी की भी रखाई है, और प्रियांशु जी की रखाई है कि कल किसकी तरफ हमें बैठना पड़े। ठीक है आलोक जी, हाँ आलोक जी विकास बोलिए जल्दी से। हाँ जी भाई साहब, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है समाजवादी पार्टी से कि अगर इनकी सरकार में, जब ये संभव नहीं है कि पांडे लोग दिख जाएं कि सरकार में संभव नहीं है, मुझे लगता है कि हास्यास्पद विषय है। इस डिबेट को जब समाजवादी पार्टी के मुंह से सुना जाएगा तो सबको याद आ जाएगा कि आखिर कोर्ट की दहलीजों तक समाजवादी पार्टियों की नियुक्तियां क्यों पहुंचती थी, क्यों एक ही वर्ग के तो नियुक्तियां तो आज भी पहुंच रही है कोर्ट की दहलीज तक, ये आप कैसे कह सकते हो नहीं पहुंच रही हैं? आज नहीं पहुंच रही हैं। तमाम विवादास्पद चीजें होती है, प्रतियोगी छात्र कोर्ट जाते हैं, उसमें कोई भाजपा या सपा की बात हो रही है? बात नहीं है। अरे जब भारतीय जनता पार्टी के सुनिए, जब भारतीय जंगल राज पार्टी के प्रवक्ताओं के पास कोई जवाब नहीं होता, अनिल जी आखिरी बात, तो उस वक्त पे ये विषयांतर करते हैं, बस ये मुद्दों से हट के विषयांतर करते हैं। मुद्दे से ना हटिए, उस बात का जवाब दीजिए जो प्रियांशु दत्त द्विवेदी जी ने कहा है, उस मुद्दे पे बात करिए। ऐसा है जल्दी बोलिए, खत्म करिए। हाँ झूठ का जवाब नहीं होता, कुतर्कों का जवाब नहीं होता। प्रियांशु जी की बात का जवाब दीजिए ना लोग। बोलिए मैं वही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती, वो सर्व समाज के हित में विश्वास रखती है, सबके कल्याण में विश्वास रखती है। अरे सुन लीजिए राधे श्याम जी, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश पीसीएस में जब अनिल यादव अध्यक्ष हुआ करते थे, तो आपको पता है कि कैसे यादव बेल्ट का पूरा समायोजन एसडीएम, वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक पद पर, जानते हो 150 में 90 लोग कम से कम चयनित हुए। डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य पदों का जब चुनाव हुआ तो एक कॉलेज, आपकी सरकार आप सुन लीजिए, ये जातिवादी पार्टी कहाँ पर समाजवादी पार्टी का चोला ओढ़ करके आ गई? जातिवादी पार्टी कहाँ? इसीलिए आप जातिवादी सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन में जाति प्रमुख है, समाज प्रमुख नहीं है। मुझे केवल एक बात बोलनी थी, जिस विषय को लेकर के ये डिबेट चली थी, मैं उस पर भी आए जाता हूँ।
बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर घर में कोई पिता बीमार पड़ जाता है तो एक पुत्र कितना विचलित हो जाता है। जरा कल्पना करिए उस पुत्र से जिसने राजनीति का राह नहीं सीखा और उसके पिता की रातों रात हत्या हो जाती है और उसने कितनी बड़े संघर्ष की लड़ाई लड़ी। जरा कल्पना करके देखिए, बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद उसके किसी भी योगदान को रेखांकित न करना। तो और कहते नहीं नहीं है, हम कहाँ कह रहे हैं, ये तो प्रांशु भैया ने कहा, हम कहाँ कहा? उनके अपने भाई कह रहे हैं, उनके अपने भाई कह रहे हैं, उनके परिवारी कह रहे हैं। अरे ये मैं आप पे वो मायावती के अविश्वास के प्रति कह रहे हैं। दिक्कत ये है कि डिबेट का स्वरूप कब कह रहे जब आवेदन मांगे जा रहे, कब कह रहे जब आवेदन मांगे जा रहे, तब वो बात याद दिला रहे हैं। अरे तो कोई ना कोई तो समय रहेगा, जब कोई बात कही जाएगी कोई ना कोई तो समय होगा। डिबेट बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए डॉक्टर आलोक बिहारी जी का, अनिल मिश्रा जी का, विकास पांडे का, श्याम का, अनुपमा जी का और पालीवाल जी का, आज बोल नहीं पाए, पालीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोमवार को फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।